स्टूडेंट सभी का HLV डिजिटल क्लासेज में स्वागत है। ये केमिस्ट्री का अगला वीडियो है। देखें लिखा है 293 केल्विन ताप पर जल का वाष्प दाब तो हमारा ये दिया है। जल का वाष्प दाब 17.535 mmHg है। यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोल लें तो 293 केल्विन ताप पर विलयन का वाष्प दाब का परिकलन कीजिए। अब देखिए हमारा दिया हुआ है, P0 हमको दिया है, P जल का वाष्प दाब हमको दिया है। ये हमारा हो जाएगा जल का वाष्प दाब हमारा P0 हो जाएगा 17.535 mm। चलिए मान लिख देते हैं, बस 535 है। ये 25 ग्राम W हमारा दिया है, 25 ग्राम ग्लूकोज का भार है हमारा, ये 25 ग्राम है। 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में, ये वाटर दिया है, विलायक का भार 450 ग्राम दिया हुआ है। जल में घोलें तो 98 केल्विन पर विलयन का वाष्प दाब परिकलित कीजिए। अब देखिए इसमें हम लगा देते हैं राउल्ट का, हमको विलयन का वाष्प दाब निकालना है, PS हमको ज्ञात करना है। तो राउल्ट के नियम से हमारा क्या होता है, विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। लेकिन राउल्ट के नियम से तन विलयन के लिए हम लिखेंगे, ये तन विलयन के लिए, राउल्ट के नियम से तन विलयन के लिए, तो तन विलयन के लिए हमारा हो जाएगा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन P0 माइनस PS/PS बराबर हो जाएगा स्मॉल n बटे कैपिटल N के बराबर हमारा हो जाएगा। अब देखिए हमारा n स्मॉल n विलेय का भार है, तो ये होता है हमारा भार बटे अणुभार के, और ये विलायक का मोल प्रभाज है जो होता है कैपिटल विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। इस तरह से हमारा हो जाएगा P0 माइनस PS/PS बराबर हो जाएगा वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट बटे विलायक का वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट, तो हो जाएगा वेट फिर विलायक अणुभार, फिर विलायक का अणुभार ऊपर चला जाएगा और विलायक का भार नीचे रहेगा। अब मानों को हम रख देते हैं, तो P0 हमारा दिया है। अब इसको थोड़ा पक्षांतरित कर लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा P0/PS हो जाएगा माइनस P0/PS कर देंगे तो हमारा ये 1 के बराबर हो जाएगा, 1 हो जाएगा बराबर हमारा ये हो जाएगा हमारा विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे विलायक का अणुभार बटे विलायक का भार। तो इस तरह से हमारा ये मान हो जाएगा P0/PS माइनस 1 बराबर विलेय का भार, तो विलेय का भार हमारा है 25 ग्राम बटे विलेय का अणुभार, विलेय हमारा है ग्लूकोज, ये हो जाएगा 180 गुणे विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे विलायक का भार हमारा हो जाएगा 450 बटे ऊपर विलायक का अणुभार, जल है विलायक, तो जल का अणुभार हमारा हो जाएगा 18 और हमारा ये P0 हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 17.535, ये हमारा हो जाएगा 17.535 बटे PS माइनस
1 बराबर 25/180 गुणे 18/450 के बराबर हो जाएगा। तो ये इसको हम हल कर लेते हैं थोड़ा। तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए ये हमारा हो जाएगा 25 से इसको काट देते हैं, 5 से काट दिया, 5 25, इसको 5 से काट दिया तो 5 9 45, 0 हो गया, 5 1 5, तो ये हो जाएगा 5 1 5, 4 5 चौवट्ठी 40, 18 हो गया, 18 से 18 हमारा कट गया, तो बचा 180। तो हमारा बचा 180। तो इसलिए हमारा ये हो गया 17.35, नहीं 17.535, ये हो जाएगा 535/PS बराबर हमारा हो जाएगा 1/80। यहाँ पर बचा 1/180, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, इसको हम ऐड कर देंगे, एलसीएम पूरा हो जाएगा 180 के, 180 के, और इसको हम ये हो जाएगा, अब यहाँ पर हो जाएगा 1 + 180 के जोड़ करके हो जाएगा 181/180 के। इस तरह से हम कैंची गुणा कर देते हैं। तो हमारा PS बराबर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 17.535। तो इसका इससे गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 के, 180 के बटे 181, ये हमारा भाग में हो जाएगा। इस प्रकार इस आंकड़े को हम हल करेंगे तो हमारा PS बराबर हमारा हो जाएगा, तो इसको भाग करेंगे लगभग एक बार जाएगा, तो लगभग हो जाएगा हमारा 17.44 mm दाब के बराबर हो जाएगा। ये हल करने पर लगभग हमारा इतना हो जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में विभेद के 3 परीक्षण लिखिए। एथेनॉल के 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। तो विभेद लिखना है, उपयोग तो आप पूछे नहीं जाते हैं, तो उसमें नहीं। एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल में विभेद कैसे करेंगे, 2 परीक्षण दीजिए और संबंधित समीकरण भी लिखिए। तो देखिए इसको हम बढ़ा देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल। तो यहाँ लिख देते हैं एथिल अल्कोहल व मेथिल अल्कोहल में विभेद। तो ये विभेद हो जाएगा हमारा एथिल अल्कोहल मेथिल अल्कोहल में विभेद। तो एक तरफ हमारा हो जाएगा एथिल अल्कोहल, बीच में करते हैं लगभग ये। तो एक साइड में हमारा हो जाएगा एथिल अल्कोहल, इधर हम लिख देते हैं एथिल अल्कोहल, और एक साइड में हमारा हो जाएगा मेथिल अल्कोहल। तो इस तरह से एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल हमारा ये हो जाएगा। अब देखिए एथिल अल्कोहल, इसका पहला एथिल अल्कोहल वही CH3CH2OH एथिल अल्कोहल आयोडो फार्म परीक्षण देता है, आयोडो फार्म परीक्षण देता है। एथिल अल्कोहल
चलिए भाषा में लिख देते हैं, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल आयोडोफार्म परीक्षण देता है। तो एथिल अल्कोहल ये पहला हो जाएगा, एथिल अल्कोहल आयोडोफार्म परीक्षण देता है। इसका पहला बिंदु हो जाएगा। मेथिल अल्कोहल आयोडोफार्म परीक्षण नहीं देता है। मेथिल अल्कोहल आयोडोफार्म परीक्षण, अल्कोहल कर दीजिए चाहे, मेथिल अल्कोहल आयोडोफार्म परीक्षण नहीं देता है। आयोडोफार्म परीक्षण नहीं देता है। तो हमारा ये देता है या नहीं देता है। अब देखिए जिसकी अपक्रिया, जैसे अब जिसकी इसकी अपक्रिया, तो एथिल अल्कोहल हमारा है CH3CH2OH एथिल अल्कोहल होगा। इसकी क्रिया हम I2 से करा देते हैं NaOH के साथ। NaOH की उपस्थिति में इसके हम 4 अणु ले लेते हैं, इसके 6 अणु ले लेंगे, तो हमारा ये अपक्रिया हो जाएगी। देखिए इसके 2H, यहाँ पर 6 OH हैं, 6 OH से 3 पानी बन जाएंगे, 3 O बचेंगे, तो यहाँ का एक 2H निकलेंगे, एक O से मिलकर के एक पानी बना देंगे। तो इस तरह से हमारा ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ से एक H बचेगा, तो ये बचेगा CH, 2H निकलेंगे, उसकी जगह I आएगा, और एक बंध टूटेगा, उसकी जगह भी I आएगा। इस तरह से ये हमको मिल जाएगा CHI3। यही हमारा आयोडोफार्म होता है, जो पीले रंग के क्रिस्टल हमको प्राप्त हो जाते हैं, तो CHI3 हो जाएगा। फिर हमारे 5 Na इसके साथ I के साथ मिल जाएंगे, तो ये बना देंगे 5 NaI बना देंगे, तो 5 और 3 8 हो गए, 8 I हमारे यूज हो गए। अब हमारे बन जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये होता है, एक H इसका निकलता है और एक H इसका निकलता है, 2H मिल करके एक O से मिल करके फिर पानी बना देते हैं, फिर पानी बन जाता है। तो इस तरह से हमको ये मिल जाता है प्लस HCOO बन जाता है तुम्हारा, प्लस HCOONA। तो एक ही यहाँ यूज हो गया, 2 पानी में यूज हो गए, 3 पहले बने थे, इस तरह से हमारे 5 पानी के अणु भी बन जाते हैं, 5H2O। इस तरह से ये हमारी अपक्रिया होती है। तो एथिल अल्कोहल में ये हमारा आयोडोफार्म को मिल जाता है, जबकि मेथिल अल्कोहल में अपक्रिया संभव नहीं है। फिर दूसरी अपक्रिया है, दूसरी अपक्रिया एथिल अल्कोहल, ये मेथिल, दूसरी अपक्रिया हम लिख देते हैं मेथिल अल्कोहल सिनेमिक अम्ल से क्रिया करके मेथिल साइसिलेट बनाता है। मेथिल अल्कोहल सिनेमिक अम्ल से क्रिया करके मेथिल साइसिलेट बनाता है, जिसे ऑयल ऑफ विंटरग्रीन भी कहते हैं, जिससे ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन भी कहते
कहते हैं। ये एक सुगंधित पदार्थ है। एक सुगंधित पदार्थ है। जैसे अब इसकी क्रिया है, एथिल अल्कोहल सिनेमिक अम्ल से क्रिया करके मेथिल सैलिसाइलेट बनाता है, जिसे ऑयल ऑफ विंटरग्रीन भी कहते हैं। विंटरग्रीन भी कहते हैं। ये एक सुगंधित पदार्थ है। जैसे इसकी क्रिया हम कराएंगे, ठीक है। सिनेमिक अम्ल हमारा तो ये हमारा होगा OH, ये हमारा होगा COOH, तो ये हमारा इसकी क्रिया हम करा देंगे मेथिल अल्कोहल से, CH3OH से क्रिया इसकी करा देते हैं सांड H2SO4 की उपस्थिति में, सांड H2SO4 की उपस्थिति में करा देते हैं। तो देखिए इसका OH, इसका H पानी बन जाता है और CH3 यहाँ पर मिल जाता है। तो इस तरह से ये हमारा सब्सटेंस बन जाता है, ये OH, और ये हो जाता है COOCH3 प्लस इसका OH, इससे H से हमको पानी बन जाता है, H2O हमको मिल जाता है। तो इस तरह से यह ऑयल ऑफ विंटरग्रीन हमको प्राप्त हो जाता है, जो एक सुगंधित पदार्थ होता है। इधर देखें तो 2 नंबर में एथिल अल्कोहल कोई सुगंधित पदार्थ नहीं उत्पन्न करता। तो एथिल अल्कोहल इसका दूसरा नंबर होगा। एथिल अल्कोहल कोई सुगंधित पदार्थ नहीं बनाता है। एथिल अल्कोहल कोई सुगंधित पदार्थ नहीं बनाता है। तीसरी क्रिया हमारी हो जाएगी एथिल अल्कोहल कॉपर के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने से एसिटाल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड बनाता है। जैसे CH3CH2OH, इसकी क्रिया कॉपर चूर्ण से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे करा देते हैं, तो ये 2 H निकल जाते हैं और ये एडजस्ट होकर के CHO में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से हमारा बन जाता है CH3CHO प्लस H2। तो इस तरह से एसिटाल्डिहाइड बन जाता है। इस तरह से हमको एसिटाल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। इधर मेथिल अल्कोहल Cu के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म एथिल अल्कोहल Cu के साथ कॉपर के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने से फॉर्मेल्डिहाइड HCHO बनाता है। जैसे हमारी समीकरण हो जाएगी CH3OH की क्रिया हम करा देंगे कॉपर चूर्ण के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारा हो जाएगा 2 H यहाँ से निकलेंगे, तो हमारा हो जाएगा
ये हो जाएगा HCHO प्लस H2, HCHO प्लस H2। तो यहाँ पर हमको फॉर्मेल्डिहाइड मिल जाता है, यहाँ पर हमारा एस्टल्डिहाइड हो जाता है। इस तरह से हमारे एथिल अल्कोहल मेथिल अल्कोहल के ये 3 विभेद हमारे समीकरण समेत हो जाते हैं। आई होप समझ गए होंगे। वीडियो को साथियों में शेयर भी करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे चैनल को पावर भी मिलता रहे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है सिल्वर नाइट्रेट के किसी विलयन से 1.2 एम्पियर विद्युत धारा हमको दिया है। आई बराबर हमको दिया गया है 1.24 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करके 10 ग्राम, डब्ल्यू बराबर हमको दिया है 10 ग्राम सिल्वर प्राप्त करने में कितना समय लगेगा, हमारा समय पूछ रहा है। टी बराबर क्या, तो हमारा सिल्वर का परमाणु भार दिया है, सिल्वर का तुल्यांकी भार निकाल लेते हैं। सिल्वर का तुल्यांकी भार, तो सिल्वर का तुल्यांकी भार, तो सिल्वर का तुल्यांकी भार हमारा ई बराबर हो जाएगा परमाणु भार बटे संयोजकता, परमाणु भार बटे संयोजकता। इस तरह से हमारा ई बराबर हो जाएगा, परमाणु भार हमारा 108 दिया है, 108 संयोजकता 1, इसलिए इक्विवेलेंट वेट हमारा हो जाएगा 108 हो जाएगा। हमारा इक्विवेलेंट वेट हमारे 108 हो गया। तो ई हमको प्राप्त हो गया। अब देखिए, अब हम फैराडे का प्रथम नियम लगा देते हैं। तो फैराडे के प्रथम नियम से, फैराडे के प्रथम नियम से W बराबर हमारा होता है ZI के बराबर होता है। फिर W बराबर, अब Z बराबर हमारा होता है E बटे 96,500 इंटू I इंटू T हो जाएगा। T के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि E बराबर हमारा होता है, E बराबर हमारा होता है Z गुणे 96,500 के। तो ये चीज़ हम रख देते हैं Z की जगह पे, तो हमारा E बटे 96,500 के बराबर हो जाएगा। अब हम मान रख देते हैं, अब यहाँ पर हम मान रख देते हैं। तो एक फार्मूला हमारा है W बराबर E बटे 96,500 I इंटू T, ये हमारा है। अब इसमें हम रख देते हैं मान, तो हमारे W का मान हमारा हो जाएगा, W हमारा दिया है 10 ग्राम, तो ये हो जाएगा 10 बराबर 10 E हमारा 108 निकला है, 108 हो जाएगा गुणे I हमारा 1.24 दिया है, 1.24 गुणे T हमको ज्ञात करना है बटे 96,500, ये हमारा हो जाएगा। अब हमको T ज्ञात करना है, तो T बराबर हमारा हो जाएगा, T बराबर पक्षांतरित करेंगे तो हो जाएगा 10 गुणे 96,500 बटे 108 गुणे 1.24 के। इस तरह से हमारा ये T बराबर निकल आएगा। अब ये T बराबर, इसको हल करने पे जो मान होगा, ये हमारा मान आएगा सेकंड में, ये मान इतना सेकंड में हो जाएगा। और इसको हम घंटे में जब बदलेंगे तो घंटे में हमें 3600 से गुणा करना पड़ेगा, तो 10 गुणे 96,500 आगे 108 गुणे 1.24, 60 से भाग करेंगे तो मिनट में बदलेगा, फिर 60 से गुणा करेंगे तो सेकंड में बदलेगा। इस तरह से इसको हम जब हल करेंगे तो हमारा 2 घंटे आ जाएगा, लगभग 2 घंटे, तो 2 घंटे हमारा समय हो जाएगा।
2 घंटे। हमारा समय लगभग 2 घंटे होगा। तो आई होप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन होगा, देखिए अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु की एक सीरीज श्रृंखला की उपस्थिति सिद्ध कीजिए। ग्लूकोज HI ठीक है, ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु की सीरीज श्रृंखला की उपस्थिति सिद्ध कीजिए। तो इसमें आपको करना क्या है, हमें इसमें करना यह है कि ग्लूकोज जो हमारा होता है, ग्लूकोज जो हमारा होता है, ग्लूकोज ये हमारा होता है, देखिए ग्लूकोज में सिद्ध करना है 6 कार्बन की एक श्रृंखला है। तो ग्लूकोज हमारा होता है, ये होता है CHO। तो देखिए CHO, इसका हम अपचयन करा देंगे तो हमें 6 कार्बन की श्रृंखला प्राप्त हो जाती है। कैसे, देखिए हमारा ये CH ये है हमारा, फिर अगला है CH। तो इसको अगर हम सूत्र लिखें ग्लूकोज का तो हमारा होगा CH, और इधर हमारा होता है डबल बॉन्ड O, फिर हमारा COH H, फिर C, इधर हमारा होगा H, इधर हमारा होगा OH, इधर हमारा होगा COH, इधर हमारा होगा H, फिर हमारा COH, इधर हमारा होगा H, फिर होता है CH2OH। देखिए अपचयन जब कराते हैं HI के साथ, जब अपचयन कराते हैं, समझ लीजिए पहले, जब HI के साथ अपचयन कराते हैं लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में जब अपचयन कराते हैं तो देखिए अपचयन कराने पर यहाँ पर देखिए ये बंध टूटेंगे तो यहाँ पर 2H जुड़ेंगे, एक पानी बनेगा, और 2H इसके साथ जुड़ जाएंगे, 2H इसके साथ जुड़ जाएंगे, एक H इसके साथ जुड़ेगा, दूसरा भी जुड़ेगा, तो ये CH3 कन्वर्ट हो जाएगा। फिर एक H इसके साथ जुड़ के पानी निकल जाएगा तो यहाँ पर भी एक H आ जाएगा तो ये CH2 हो जाएगा। इसी तरह से इसके साथ एक H जुड़ेगा, पानी बन के निकल जाएगा तो ये भी CH2 कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से एक H इसके साथ जुड़ेगा, ये भी पानी बन के अलग हो जाएगा तो इसके साथ भी ये भी CH2 में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से इसके साथ एक H जुड़ा, ये भी पानी बन के निकल गया, और एक H इसके साथ भी जुड़ गया। इसी तरह से यहाँ पर भी एक H इसके साथ जुड़ा, पानी बन के निकल गया, और एक H इससे जुड़ गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये ऊपर और नीचे हमारा CH3 मिल जाता है, और बीच वाले कार्बन हमें 4 कार्बन CH2 के मिथिलीन ग्रुप के प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से हम जब लाल फास्फोरस से क्रिया करा देते हैं तो हमें 6 कार्बन की एक श्रृंखला मिल जाती है, जिससे हम N-हेक्सेन भी कहते हैं। तो इस तरह से हमारी ये क्रिया होगी। इसका आंसर होगा कि ग्लूकोज का अपचयन लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराने पर ग्लूकोज का अपचयन लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI के साथ कराने पर हमें 6 कार्बन की श्रृंखला प्राप्त होती है, जिससे
एनहेक्सेन, जिसे एनहेक्सेन भी कहते हैं, इसे एनहेक्सेन भी कहते हैं, इसे एनहेक्सेन भी कहते हैं। इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में से सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन की श्रृंखला 6 कार्बन की श्रृंखला पाई जाती है, 6 कार्बन की श्रृंखला पाई जाती है। जैसे 6 कार्बन की श्रृंखला पाई जाती है। एनहेक्सेन, जिससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन की श्रृंखला पाई जाती है। जैसे हमारा ग्लूकोज है CHO CHOH का होल 4 CH2OH HI के साथ हमने इसको रिएक्ट करा दिया। लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, लाल P की उपस्थिति में, तो हमको इस तरह से मिल जाता है CH3 CH2 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 और CH3, 1 2 3 4 5 6 प्लस हमें I2 भी प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह से हमको ये एनहेक्सेन मिल जाता है, एनहेक्सेन। इससे हमारा सिद्ध हो जाता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन की श्रृंखला मौजूद है। आई होप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहलों में अंतर उनकी संरचना के आधार पर कीजिए। तो देखिए, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहलों में अंतर उनकी संरचना के आधार पर कीजिए। अब देखिए, जो प्राथमिक अल्कोहल क्या होते हैं? प्राथमिक अल्कोहल इसे हम 1 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं, तो प्राथमिक अल्कोहल तो वही कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह, जैसे हमारा ये है, जब हमारा OH जिस समूह से जुड़ा होता है, जैसे हमने जोड़ दिया CH3 से, C से हमने जोड़ दिया, ठीक है, जैसे हमने जोड़ दिया जिस C से हमारा OH जुड़ा है, जिस C से हमारा OH जुड़ा है वो C अगले 3 C से ही जुड़ा होना चाहिए। वो आगे एक डायरेक्शन में, जैसे एक डायरेक्शन में R से जुड़ जाए और केवल एक डायरेक्शन में कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, एक डायरेक्शन में ही कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, और 2 तो उसे हम कहते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। जैसे ये हम सैचुरेट करेंगे तो हमारा होगा CH3। जैसे हमारा मेथिल अल्कोहल हमारा 1 डिग्री अल्कोहल नहीं है। ऐसा अल्कोहल जिसमें जिस कार्बन से हमारा OH जुड़ा हो वो कार्बन उसकी एक संयोजकता अगले कार्बन से पूरी होती हो और उसकी 2 संयोजकताएं हाइड्रोजन से पूरी होती हो, तो ऐसे कार्बन को कहते हैं हम प्राथमिक अल्कोहल। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहलों में अंतर उनकी संरचना के आधार पर कीजिए। इस तरह से हमारा एथिल अल्कोहल, जैसे हमारा ये हुआ एथिल अल्कोहल CH3 CH2OH, ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है। हमारा जो द्वितीयक अल्कोहल होगा,
द्वितीयक अल्कोहल हमारा जो होगा, इसको हम 2 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं। अब द्वितीयक अल्कोहल में हमारा क्या होगा, जिस कार्बन से हमारा OH जुड़ा हो, जिस कार्बन से हमारा OH जुड़ा हो, वो कार्बन 2 डायरेक्शनों में कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, तो उसको हम 2 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। तो हमारा ये 2 डिग्री अल्कोहल हुआ। इसका जनरल फार्मूला चलिए हम R लिख देते हैं। एक डायरेक्शन में R से जुड़ा होना चाहिए, तो उसको 1 डिग्री। जिस कार्बन से वो जुड़ा वो 2 डायरेक्शन, उसकी 2 संयुक्ता कार्बन से पूरी हो रही हो, तो उसको हम 2 डिग्री कहते हैं। जैसे हमारा ये हो जाएगा COH, इसको हम लिख सकते हैं CHOH, और ये हमारा हो जाएगा CH3, और हमारा ये हो जाएगा CH3। और चाहे इसको हम ऐसे लिख दें, ये भी लिख सकते हैं, यहाँ OH लगा दें और यहाँ हम CH3 लिख दें। देखिए जिस C से हमारा OH जुड़ा है वो C 2C से जुड़ा हुआ है। फिर तीसरा हमारा तृतीयक अल्कोहल। तृतीयक अल्कोहल जिसको हम 3 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं। तो जिस C से हमारा OH जुड़ा हो वो C, उसकी तीनों संयुक्ताएं हमारी कार्बन से पूरी होनी चाहिए, एल्किल समूह से पूरी होनी चाहिए, तो 3 डिग्री अल्कोहल कहलाता है। जैसे हमारा ये हो गया, जैसे ये CH3, इसकी दूसरी संयुक्ता भी CH3 से और तीसरी संयुक्ता भी CH3 से। जब कार्बन की तीनों संयुक्ताएं CH3 से पूरी हों और एक संयुक्ता हाइड्रॉक्सिल समूह OH से पूरी हो, तो उसे हम तृतीयक अल्कोहल कहते हैं। जब कार्बन की 2 संयुक्ताएं एल्किल समूह से पूरी हों और एक संयुक्ता हाइड्रॉक्सिल समूह से पूरी हो, तो उसे हम 2 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। जब हमारी जिस कार्बन से हमारा OH जुड़ा हो उसकी एक संयुक्ता केवल कार्बन से पूरी हो, 2 संयुक्ताएं उसकी हमारी हाइड्रोजन से पूरी हो, तो उसे हम प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं। तो इस तरह से ये हमारी संरचनाएं थी। ये हमारा विभेद हो गया संरचना के आधार पर। तो ये हमारा हो जाता है, ये प्राथमिक अल्कोहल हो गया, ये हमारा द्वितीयक अल्कोहल हो गया, और ये हमारा तृतीयक अल्कोहल हो गया। अब इसके ये हमारे संरचना के आधार पर भेद हो गया। तो आई होप समझ गए होंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को साथियों में शेयर भी करें। धन्यवाद।